तुर्की ने गाजा में चल रहे युद्ध के विरोध में इजराइल के साथ सभी व्यापारिक और आर्थिक संबंध पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही तुर्की ने अपने हवाई क्षेत्र को इजरायली विमानों के लिए भी बंद कर दिया है और अपने बंदरगाहों पर इजरायली जहाजों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ तुर्की की अब तक की सबसे सख्त प्रतिक्रिया मानी जा रही है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने शुक्रवार को अंकारा में संसद में एक विशेष सत्र में गाजा मुद्दे पर बोलते हुए इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा, हमने इजराइल के साथ सभी व्यापारिक संबंध पूरी तरीके से समाप्त कर दिए हैं। इजरायली जहाजों को हमारे बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति नहीं है और न ही तुर्की के जहाज इजरायली बंदरगाहों में जा सकते हैं। इसके अलावा इजरायली विमानों के लिए भी हमारा हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद है। फिदान ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार करने और मानवीय मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजराइल की नीतियां न केवल गाजा बल्कि वेस्ट बैंक, यरूशलेम, सीरिया, ईरान और लेबनान में भी आक्रामक है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। तुर्की और इजराइल के बीच संबंध पहले से ही गाजा युद्ध के कारण तनावपूर्ण थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना एडोल्फ हिटलर से की थी और गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों को नरसंहार करार दिया था। 2023 में दोनों देशों के बीच $7 अरब का व्यापार हुआ था, जिसमें स्टील, तेल और प्लास्टिक जैसे प्रमुख व्यापारिक आइटम थे। बंदरगाह और हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध। तुर्की ने इजरायली जहाजों को अपने बंदरगाहों में प्रवेश से रोकने के साथ ही तुर्की के ध्वज वाले जहाजों को इजरायली बंदरगाहों में प्रवेश करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा तुर्की के बंदरगाह अधिकारियों ने शिपिंग एजेंटों से ये प्रमाणित करने के लिए पत्र मांगना शुरू कर दिया है कि जहाज इजराइल से संबंधित तो नहीं। हवाई क्षेत्र के प्रतिबंध के तहत इजरायली विमानों को तुर्की के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोका गया है। इससे इजराइल से जॉर्जिया और अजरबैजान जैसे देशों की उड़ान में लगभग 2 घंटे का अतिरिक्त समय लग सकता है। गाजा में मानवीय संकट। तुर्की का ये कदम गाजा में गहराते मानवीय संकट के बीच आया है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इजरायली हमलों में 63,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और 1,59,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा 9,000 से अधिक लापता हैं, जिसमें 121 बच्चे शामिल हैं। इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। फिदान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में 52 अन्य देशों के साथ मिलकर एक पहल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों को ईंधन देने वाले हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति को रोक लगाने की मांग की गई है। तुर्की की संसद में स्पीकर ने भी गाजा में इजराइल की नीतियों के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इजराइल को निलंबित करने की मांग की है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस कदम से तुर्की इजराइल के संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका है, जो पहले से ही निचले स्तर पर है। अब देखना है इस पर इजराइल की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। गजा पट्टी में चल रहे लंबे संघर्ष ने इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ को गंभीर संकट में डाल दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों दिनों की सैन्य सेवा से थके हुए इसराइली रिजर्व सैनिक ड्यूटी पर रिपोर्ट करने से कतरा रहे हैं, जिससे आईडीएफ के आधे से ज्यादा रिजर्व बल प्रभावित हो रहे हैं। इस स्थिति ने हमास के खिलाफ इसराइल की रणनीति को कमजोर कर दिया है और सेना को बैकफुट पर धकेल दिया है। हमास ने अपनी तैयारियों को मजबूत करते हुए इसराइली कमजोरियों का फायदा उठाया है, जिससे युद्ध का स्वरूप और ज्यादा जटिल हो गया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले से शुरू हुए इस युद्ध को अब तक 2 साल हो गए हैं। जनवरी 2025 में मध्यस्थता से एक सीज फायर हुआ था, लेकिन मार्च 2025 में इसराइल ने गजा पर नए हमले शुरू कर दिए। इसके बाद इसी महीने यानी अगस्त में इसराइली सुरक्षा कैबिनेट ने गजा सिटी पर पूर्ण कब्जे की योजना को मंजूरी दी, जिसके लिए 60,000 अतिरिक्त रिजर्व सैनिकों को बुलाने और 20,000 सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया। हालांकि ये योजना रिजर्व बलों की भारी कमी के कारण और ज्यादा मुश्किल हो गई है। आईडीएफ ने शुरू में 3 लाख से ज्यादा रिजर्विस्ट को बुलाया था, लेकिन अब टर्नआउट 40 से 50% तक गिर गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 सैनिकों वाली कंपनी का आकार घटकर महज 60 रह गया है। सैनिक थकावट, आर्थिक कठिनाइयों, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ सैनिकों ने वैचारिक आधार पर गजा में सेवा करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि युद्ध अपने मूल उद्देश्य यानी बंधकों की रिहाई और हमास के विनाश से भटक गया है।
आईडीएफ के अधिकारियों ने चिंता जताई है कि सैनिकों की थकावट और सेना छोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति युद्ध को लंबा खींच सकती है। तेल अवीव में हालिया विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों ने गजा सिटी पर नए हमले का विरोध किया और रिजर्व सैनिकों ने सेवा से इनकार करने की अपील की। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 लाख से ज्यादा इजरायली रिजर्व ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, जिसमें 38,000 कॉम्बैट ट्रूप शामिल हैं। इसके अलावा रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारियों ने भी युद्ध के खिलाफ विरोध जताया है। आईडीएफ ने सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए गजा में 1 सप्ताह की तैनाती के बाद 2 सप्ताह की पेड लीव देने जैसे उपाय अपनाए हैं, लेकिन ये पर्याप्त साबित नहीं हो रहे। कुछ सैनिकों का कहना है कि मिशन आधे अधूरे तरीके से पूरे हो रहे हैं क्योंकि मैन पावर की कमी है। जानकार मानते हैं कि इसी कमी का फायदा हमास ने उठाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हमास ने 2023 के हमले से पहले इजरायली सैन्य ठिकानों की कमजोरियों का गहन अध्ययन किया था और अब भी अपनी नुकबा ब्रिगेड को मजबूत कर रहा है। जानकार कहते हैं कि हमास ने 30,000 से ज्यादा रिक्रूट्स जोड़े हैं, जो अक्टूबर 2023 के समय से हमास के पास ज्यादा लड़ाके हैं। आईडीएफ की चुनौतियां बढ़ रही है क्योंकि हमास की सुरंगों और शहरी युद्ध की रणनीतियों ने इस्राएली सेना को बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया है। जुलाई 2025 में इस्राएली सेना को गजा के कुछ हिस्सों से पीछे हटना पड़ा, लेकिन अगस्त में नए ऑफेंसिव की योजना ने अंतर्राष्ट्रीय अलगाव बढ़ा दिया है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध विस्तार का संकेत दिया, लेकिन सेना प्रमुखों ने इसका विरोध किया क्योंकि अंततः तैनाती का डर पैदा कर रहा है। गजा को लुटते हुए देखकर चुप रहने वाला ताकतवर नेटो मुल्क तुर्की अब नई जंग की तैयारी कर रहा है। तुर्की जैसे पावरफुल मुल्क का जंगी तैयारियों को अंजाम देना बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में कुछ तो बड़ा होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तुर्की अपनी सुरक्षा और रणनीति को लेकर बड़े कदम उठा रहा है। तुर्किश मीडिया भी इस बात की तस्दीक कर रहा है कि एर्दोगान सरकार तुर्की की 81 रियासतों में अंडरग्राउंड शेल्टर बना रही है और तुर्की ने एक नया स्काई डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी अपनी सेना में जोड़ा है। जब तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से पूछा गया कि तुर्की इतनी तेजी से काम अंजाम दे रहा है, इसके पीछे कोई खास वजह, तो उनका कहना था कि जो मुल्क अपना एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बनाता उसे अपने भविष्य को लेकर आत्मविश्वास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, देश को आने वाले खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से अपने दम पर तैयार होना होगा। 47 गाड़ियों से बने तुर्की के इस डिफेंस सिस्टम की कीमत $460 मिलियन है। एक्सपर्ट कहते हैं कि दरअसल तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा की तरह देखते हैं। उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो मुस्लिम दुनिया का लीडर बने, लेकिन गजा के मामले में इसराइल से भी ना उलझे सिवाय धमकियों की। और तो और सीरिया में भी अपनी हिमायती सरकार बैठाकर एर्दोगान ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है और ईरान का रास्ता सीरिया या शाम में बंद करवा दिया। क्या तुर्की इसराइल से मुकाबले के लिए अपनी जंगी तैयारी कर रहा है या फिर उसे ईरान से खतरा है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एर्दोगान ने कहा कि स्टील डोम सिस्टम के साथ तुर्की वायु रक्षा में एक नई लीग में प्रवेश कर चुका है। इस सिस्टम में 3 हिसार यानी HISAR मीडियम रेंज एयर डिफेंस यूनिट्स और 21 वाहन भी जोड़े जाएंगे, जिससे इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। कहा जा रहा है कि तुर्की अपनी रक्षा तकनीक सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि सहयोगी देशों को भी उपलब्ध करा रहा है। इससे उसकी कूटनीतिक ताकत और बढ़ रही है। तुर्की ने रक्षा उत्पादन में 83% स्थानीयकरण हासिल कर लिया है। उसकी तकनीक 185 देशों में इस्तेमाल हो रही है और हथियारों का कारोबार सालाना निर्यात $7.5 तक पहुंच चुका है। जानकार कहते हैं कि अपने नए हथियारों और डिफेंस तकनीक के साथ तुर्की मुस्लिम मुल्कों के बीच सबसे महफूज या सुरक्षित देश के तौर पर अपनी इमेज बना रहा है। तुर्की की इस इमेज से एर्दोगान को भी फायदा होता है, लेकिन मिडिल ईस्ट के आवाम का मूड समझने वाले जानकार बताते हैं कि एर्दोगान की एक मजबूत लीडर की छवि को बड़ा झटका पिछले 2 साल में जरूर लगा है, जब उन्होंने गजा के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया और इस्राएली आक्रामकता को चुपचाप देखते रहे। दुनिया मजबूत सैन्य ताकत वाले नेटो मुल्क तुर्की से काफी उम्मीदें लगाए हुए थी,
लेकिन तुर्की ने उसे निराश किया, झटका ही दिया है। अब एर्दोगान किस जंग की तैयारी कर रहे हैं ये तो वक्त ही बताएगा। साधन संपन्न और फिलिस्तीन की आज़ादी का राग अलापने वाला तुर्की गजा को बर्बाद होते किस डर से देखता रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है।